गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स का एक यूनिट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। बहुत ही हुंदा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये फिजिक्स का। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो ये पार्ट है जहां पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान होते हैं। समझ गए आप, है ना। यूं समझ लीजिए कि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल है ना। अब देखिए खुशी वाली बात क्या है कि इसको कर लेने के बाद आपका जेडब्ल्यू मेंस में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। नीट में देखा जाए तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्टेट बोर्ड में 12 से 15 मार्क्स हो जाते हैं और सीबीएसई में 20 से 22 मार्क्स हो जाते हैं। और यहां तक कि एमएचसीटी में भी आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स का ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही एडवांटेजियस पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। और स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इट इज टोटली अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स का बाइफर्केशन में तो सबसे पहले इसमें आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए इस यूनिवर्स में 2 ही चीज है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कई साल पहले मतलब ये चीज पता कर लिया था कि दोनों के आपस में कुछ तो मेल मिलाव है। मतलब एनर्जी के प्रॉपर्टीज मैटर में दिखते हैं और मैटर के प्रॉपर्टीज एनर्जी में दिखते हैं। समझ गए होंगे आप चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन मतलब एनर्जी हो गया यहां पे, एंड मैटर मतलब रेडिएशन में मैटर के प्रॉपर्टीज दिखेंगे और मैटर में आपको रेडिएशन के प्रॉपर्टीज दिखेंगे। तो बेसिकली हमें ये पढ़ना होगा सबसे पहले, और बहुत मजेदार है ये, ठीक है। दूसरा है आपका एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, एटम, ठीक है। बहुत आसान है ना। एटम में बेसिकली हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ठीक है, और भी बहुत कुछ। और तो और हम यहां पर एक्सरे भी पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है वो। उसके बाद आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, है ना। नाम तो सुना ही होगा आपने, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब, हो सकता है इसको पढ़ के आप बॉम्ब बना ले ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन जो स्टार्स को क्रिएट करते हैं, जो स्टार्स जिसके कारण जन्म लेता है, जिसके खत्म होने से स्टार मर जाता है एक दिन, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, बॉस रेडियो एक्टिविटी, रात को वो चमकने वाला स्टिकर रेडियम, उसके पीछे का फिनोमिनन, है ना। तो न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, खास करके नीट वालों के लिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जरूरी है कि हर साल नीट में रेडियो एक्टिविटी से कम 1 या 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स यार, पुराने वाला बल्ब का जमाना गया, आजकल एलईडी लाइट चलते हैं कि नहीं, है ना। पुराने वाले टीवी गए, आजकल एलईडी टीवी चलते हैं, आजकल ओएलईडी टीवी चलते थे, ऑल सेमीकंडक्टर्स। तो वो हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर्स एंड यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, नॉट गैजेट्स, ठीक है। और आखिरी में एक दुख भरी बात है आपके लिए, खुशखबरी है, ये जो चैप्टर है बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है ना। पिछले साल सीबीएसई ने हटा दिया था और इस साल स्टेट बोर्ड ने भी इसे हटा दिया है। तो बेशक कि इससे ना जेडब्ल्यू में सवाल आएगा, ना नीट में आएगा, ना स्टेट बोर्ड में, ना सीबीएसई में, ना एमएचसीटी में, तो इसको हम हटा देंगे, ये नहीं है, ये अब सिलेबस में नहीं है। 11th में है कि कहां है मुझे नहीं मालूम, बट 12th में तो नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ये बहुत लंबा चौड़ा सेशन है, बहुत मजा आएगा इसको सीखने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर से, विच इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को मैंने टोटल 8 सेशन में बांट दिया है, जिसमें से हम लोग जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन 1, जहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस दूंगा, जहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर ये
ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का मीनिंग क्या है, आखिर हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पुरानी बातें नई बातें, इसमें सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम चैप्टर शुरू कर देंगे विद द टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए ये सब मिटा रहा हूं मैं, आप इसको लिख लीजिएगा कि इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4, और सभी लिख लीजिएगा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो चलिए बेटा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, ठीक है, किस चीज का, इस चैप्टर का। बहुत मजा आएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा, और ज्यादा मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाना बाकी है, इसलिए आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए वेव, जनरली याद रखिएगा वेव क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब लाइट भी एक वेव है, लाइट रोशनी क्या है, एक वेव है। कैसा वेव है ना, साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है भाई, इनमें इस चीज को पता किया है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। काफी लंबा कहानी है, हम लोग आराम से इसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, घबराइए मत। जितना मैं आपको संक्षिप्त में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चे लोग आपने 10th क्लास में सुना होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा, एग्जाम दिया है कि लाइट जो है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, लाइट किसी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है। किस्मत से अगर आप वेव ऑप्टिक्स पढ़े होते तो आपको पता चलता कि लाइट आपस में इंटरफियर करते हैं, लाइट किसी कोने से किसी एज से डिफ्रैक्ट होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, और तो और सिंस वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट को आप पोलराइज भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब टॉपिक्स के ब्रीफ में मत जाइए, आप सिर्फ समझिए कि सिंस लाइट एक वेव है, सिंस लाइट एक वेव है तो वेव ये फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं, वेव ये सारे फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं। यानी ये क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट है। ये क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट है। समझ रहे हैं आप, यानी कोई भी अगर वेव है तो ये सब नेचर वो एग्जिबिट करेगा। अगर आप भी वेव होते तो आप भी ये सब नेचर एग्जिबिट करते। ठीक है, तो कोई भी वेव हो, लाइट हो, साउंड हो, कोई भी वेव हो, ये सब वो एग्जिबिट करता है। हाँ, ये साउंड वेव एग्जिबिट नहीं करता, वो सब बड़ी बड़ी कहानी है। आप इतना सुनिए बस कि वेव ये सब एग्जिबिट करता है ना। कुछ साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में एक छोटी सी क्या हुई, परेशानी, बहुत छोटी सी परेशानी आपको मैं इमेजिन करवा रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए आपने कैरम बोर्ड खेला है ना, कैरम बोर्ड खेला है यार, क्रिकेट खेला है, बहुत कुछ खेला है, फुटबॉल खेला है कि नहीं। आप उन सब गेम्स में एक चीज आपने एनालाइज किया होगा कि कैरम बोर्ड में जब आप स्ट्राइकर से किसी गोटी को हिट करते हैं, जब आप स्ट्राइकर से किसी गोटी को हिट करते हैं तो गोटी को हिट करने पर गोटी अपने जगह से हट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरा बात, गोटी को हिट करने से स्ट्राइकर वहां से हट जाता है, गोटी के पास एक स्पीड आ जाता है, गोटी के पास एक मोमेंटम आ जाता है। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि पहले तो मोमेंटम किसके पास था, स्ट्राइकर के पास था। आप लोग मोमेंटम समझते हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो पहले स्ट्राइकर के पास मोमेंटम था, ये मोमेंटम को लेकर स्ट्राइकर चला गोटी के पास, दिया अपना सारा मोमेंटम गोटी को, है ना, सारा या फिर थोड़ा सा मोमेंटम गोटी को दिया। गोटी ने क्या किया, इस मोमेंटम को यूज करके आगे बढ़ गया। मोमेंटम होने से स्पीड होता है, एंड वाइस वर्सा स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। स्पीड है मतलब मोमेंटम है, और मास है, स्पीड है मतलब मोमेंटम है, और मोमेंटम है मतलब स्पीड है। ठीक है, तो गोटी आखिर चला कैसे, क्योंकि उसके पास मोमेंटम आया। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास, कोई भी मूविंग मैटर के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, तो स्ट्राइकर के पास पहले काइनेटिक एनर्जी था, गोटी के पास था क्या, नहीं था। लेकिन जब स्ट्राइकर ने गोटी को हिट किया तो गोटी वहां से चलने लगा, है ना। गोटी के पास मास है, गोटी के पास वेलोसिटी है, तो हाफ mv² उसके पास भी होगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी किसके पास था, स्ट्राइकर के पास था। बाद में काइनेटिक एनर्जी किसके पास गया, गोटी के पास गया। यानी ये चीज तय है कि जिसके पास मास है
सुनिएगा ध्यान से, जिसके पास मास है और स्पीड भी है, आई मीन वेलोसिटी भी है, जिसके पास मास है और वेलोसिटी है, बेटा उसके पास नो डाउट मोमेंटम है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और आप दोनों का फॉर्मूला जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज आप समझ के रखिए। बात को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं बच्चे लोग, चैप्टर शुरू नहीं हुआ अभी, मैं सिर्फ कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके पास मास है, वेलोसिटी है, उसके पास मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी हम ये सोच सकते हैं कि अगर किसी के पास मोमेंटम है, ये मोमेंटम इस फिजिकल क्वांटिटी को वो रखता कहां होगा? अपने मास में। अपने मास में वो इस मोमेंटम को कैरी करता होगा। ये काइनेटिक एनर्जी वो कहां पोजेस करता होगा, कहां पर रखता होगा? अपने मास में। यानी हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास मास है तो वो अपने पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है, एग्जिबिट कर सकता है, अगर उसके पास वेलोसिटी भी आ जाए तो। ठीक है, अब सुनिएगा, चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, बहुत साल पहले, एग्जैक्ट साल तो मुझे याद नहीं है, बट बहुत साल पहले हेनरिच हर्ट्ज करके जो साइंटिस्ट है, बिल्कुल वही जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, है ना। तो हेनरिच हर्ट्ज करके जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया था। सुनिएगा ध्यान से, कैरम बोर्ड वाला कहानी याद रखिएगा, कैरम बोर्ड वाला कहानी याद रखिएगा। यहां पर जो मैंने आपके सामने बकबक किया वो याद रखिएगा और इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि ये चैप्टर आखिर आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, तो हेनरिच हर्ट्ज ने एक चीज एनालाइज किया, एक चीज ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया? एक्सीडेंटली उन्होंने एक मेटल के प्लेट पर, ये मान लीजिए क्या है, एक मेटल का प्लेट है, मेटल प्लेट, एक मेटल के प्लेट पर उन्होंने क्या किया? लाइट इंसिडेंट किया। समझ रहे आप? क्या इंसिडेंट किया? लाइट इंसिडेंट किया। तो उन्होंने देखा कि यहां से कुछ तो भी निकल रहा है। लाइट इंसिडेंट कहां पर किया? मेटल के प्लेट पर किया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि यहां से कुछ तो भी निकल रहा है। वो चौंक गए, आखिर ये है क्या? तो बाद में उन्होंने जब ये चीज वैक्यूम ट्यूब के अंदर में एक्सपेरिमेंट किया, तब उनको समझ में आया कि भाई मेटल प्लेट से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए आप? अब सपोज कीजिए ये है गोटियां या गोटी, जो बोलना है बोलिए, और ये मान लीजिए है स्ट्राइकर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये स्ट्राइकर है तो ऑफ कोर्स ये क्या है? गोटियां है। जस्ट दिस इज अ कैरम बोर्ड। सपोज कीजिए ये कैरम बोर्ड है। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइकर ने गोटी को मारा तो गोटी अपने जगह से हिल गया, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, बिल्कुल है, 9.11 10⁻³ kg, है ना। इसके पास मास है। अगर इसके पास स्पीड आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है? क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल बोल सकता हूं, है कि नहीं। अब सवाल उठ गया हेनरिच के दिमाग में, सवाल उठ गया कि आखिर इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम आया कहां से, है ना। जवाब उनके सर में ही था, जवाब उनके दिमाग में ही था, ऑफ कोर्स स्ट्राइकर से, यानी लाइट से। समझ रहे आप? ऑफ कोर्स लाइट से उनको मोमेंटम मिला होगा, लाइट से उनको एनर्जी मिला होगा, और वो मोमेंटम, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुआ, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह से हिल गए, अपने जगह से हट गए। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल अनआंसर्ड रह गया कुछ दिनों तक, है ना। क्या? कि लाइट आखिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कैरी कैसे करता होगा, क्योंकि लाइट के पास तो मास नहीं है। बस यही सवाल से चैप्टर का नाम शुरू हो जाता है। आप समझिए बात को कि जब किसी चीज के पास मास होता है, जब किसी के पास मास होता है और उसके पास वेलोसिटी भी होता है, तो उसके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको पोजेस कहां करता है? अपने मास में, है ना।
लेकिन बड़ा अजीब सा सवाल है कि जब किसी के पास मास नहीं है तो आखिर उसके पास मोमेंटम, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आया? नो डाउट आया, नो डाउट, क्योंकि अगर इनके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहां से आता? है ना? काइनेटिक एनर्जी जन तो नहीं ले सकता ना, मोमेंटम तो जन तो नहीं ले सकता, आखिर मोमेंटम किसी में ट्रांसफर होता है ना? इलेक्ट्रॉन्स में मोमेंटम जरूर कहीं ना कहीं से आया होगा, तो किसने दिया होगा? लाइट ने दिया होगा। तो सवाल ये बहुत बड़ा उठ गया कि लाइट के पास मास नहीं होते हुए भी उसके पास मोमेंटम है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी लाइट के पास वो प्रॉपर्टी है जो मैटर के पास होता है। क्या? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लाइट possesses the property possessed by matter। इसका मतलब लाइट बस एक वेव ही नहीं है, वो मैटर के भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मैंने अभी तक आपको यहीं तक समझाया है, मैटर का बाद में समझाऊंगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब क्या बोलना चाहता है? ये इंट्रोडक्शन क्या देगा? ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि लाइट a wave also exhibits properties of matter, thus light shows डुअल नेचर। समझ गए आप? चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, अच्छा देखिए, पिछले साल तक यही चैप्टर स्टेट बोर्ड में किस नाम से जाना जाता था? इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, यानी गुड्डा और गुड़िया। नहीं क्या? जब कोई कहानी होता है गुड्डा और गुड़िया को, चैप्टर का नाम क्या होता है? गुड्डा और गुड़िया, है कि नहीं? सीता और गीता। समझ रहे आप? तो यहां पर भी कहानी इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स का है। गुड्डा और गुड़िया कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फोटॉन्स क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो यहां से आप जो भी उतार सकते उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। याद रखिएगा, इस थिंकिंग का, इस थॉट का स्टार्ट किसने किया था? हेनरिच हर्ट्ज ने। और बहुत बड़ा हाथ किनका है? बहुत बड़ा हाथ है ऑफ कोर्स आइंस्टाइन जी का। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये फोटोन क्या चीज है। बहुत क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि क्या फोटोन पार्टिकल है? इज इट अ पार्टिकल? आई पर्सनली से नो, फोटोन पार्टिकल नहीं है। फोटोन जो है वो पार्टिकल लाइक है, लाइक पार्टिकल है, एकदम पार्टिकल नहीं है बेटा। फोटोन का मास नहीं होता है ना, इसलिए एकदम से पार्टिकल नहीं है। वो क्या है? वो लाइक पार्टिकल है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट सुनिएगा ध्यान से। देखिए, वेव ऑप्टिक्स में हम एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या? कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बिल्कुल घबराइएगा मत कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सर, टेंशन नहीं लेने का, आराम से सब समझाएंगे आपको। इस चैप्टर में नहीं, दूसरे चैप्टर में समझाएंगे। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट वेव इज कंटिन्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बता दिया। यानी वेव ऑप्टिक्स के मुताबिक लाइट वेव क्या साबित हो गया? कि वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। वेव क्या है? वेव क्या है? वेव इज फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड वेव, लाइट वेव, हीट वेव, ठीक है, सेस्मिक वेव, बहुत सारा वेव है। तो लाइट वेव क्या है? उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कहा गया है ऐसा कि लाइट एक वेव है और वो वेव क्या बोला गया? कंटिन्यूअस है। मतलब समझ रहे हैं आप कंटिन्यूअस का मीनिंग? कंटिन्यूअस का मीनिंग एग्जांपल, एक बाल्टी पानी भरिए, उड़ेल दीजिए।
तो पानी बाल्टी से कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअसली। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि लाइट एक एनर्जी है जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, उसका मैथ्स भी थोड़ा सा अलग है, ऑफ कोर्स वही है जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो लाइट वेव क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह साबित करा दिया जाएगा कि यह सेंटेंस गलत है, यह सेंटेंस गलत है। यह चैप्टर पढ़ने पर आपको साबित हो जाएगा कि लाइट वेव कंटिन्यूअस नहीं है, यानी बाल्टी से पानी उड़ेल नहीं देना है, मग्गा मग्गा निकालना है। समझ रहे हैं आप? लाइट बाल्टी में से पानी कैसा निकालना है? मग मग से निकालना है, एक एक मग निकालना है, हर मग में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी आना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट गलत है, आपको बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको कि लाइट वेव एक्चुअली क्या है। लाइट वेव इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट, यानी टुकड़ा टुकड़ा में, डिस्क्रीट, समझे? तो डिस्क्रीट, तो अगर मान लीजिए ये लाइट है, अब सर ऐसा लाइट मैंने कभी नहीं देखा, मान लीजिए ना, मान लीजिए ये इतना लाइट है, अब इसको कर दिया गया इस तरह से, मान लीजिए बांट दिया गया, ठीक है। अब जितना फिगर परफेक्ट बन रहा है उतना आप निकाल लीजिए, जितना फिगर यहां पर परफेक्ट बन रहा है उतना आप निकाल लीजिए, ठीक है। परफेक्ट कौन कौन बन रहा है वो देख लीजिएगा आप, ये देखिए, जो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है मैं उतना हट रहने दे रहा हूं और बाकी मैं निकाल दे रहा हूं, इतना बच रहा है। समझ गए आप बात को? तो ये आखिर लाइट क्या है? आखिर लाइट एक एनर्जी है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि लाइट इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं होता है, लाइट ऐसा डिस्क्रीट होता है। यानी लाइट जब किसी के पास पहुंचता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचता है, उसके बाद फिर से उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचता है, उसके बाद फिर से उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचता है, उसके बाद फिर से उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचता है। तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है। दिस डिस्क्रीट वैल्यू, this discrete value is termed as photon, यानी इस चीज का नाम दिया गया फोटोन। यानी सारे क्या है? फोटॉन्स है ना। तो फोटोन का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज अ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इक्वल टू कितना? h न्यू, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कितना होता है? 6.64 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है बेटा? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कहते थे ना रेनबो में वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वही। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि फोटोन क्या है? इट इज अ पैकेट ऑफ लाइट इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू कितना? h न्यू। एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये रहा एक इंट्रोडक्शन, जो छोटा सा नहीं होते हुए भी छोटा सा था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? कुछ नहीं। मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ कहानी सुनाया कि बहुत साल पहले क्या पता चला, हेनरिच ने क्या पता किया, हेनरिच हर्ट्ज ने क्या पता किया कि लाइट जब किसी मेटल प्लेट को स्ट्राइक करता है तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसके पास मास है, तो उसके पास वेलोसिटी भी है, तो उसके पास मोमेंटम है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये मोमेंटम, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आया कहां से? तो लाइट के पास से आया। अब रहा सवाल, लाइट के पास तो मास नहीं है, तो फिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पोजेस कहां करता है? मुझे नहीं पता, बट पोजेस करता है, ये बात सच है।
है कि नहीं? लाइट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, ये बात सच है। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पोजेस कौन करता है? जिसके पास मास है। जिसके पास मास है, किसके पास मास है? मैटर के पास मास है। तो इससे क्या साबित हो गया कि लाइट एक वेव तो है ही, लेकिन साथ साथ में लाइट एक पार्टिकल का भी नेचर एग्जिबिट करता है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाया कि वेव ऑप्टिक्स में ये चीज पता चला है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वहां पर मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था कि लाइट वेव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। फिर बाद में इस चैप्टर को पढ़ के समझ में आता है कि लाइट कंटिन्यूअसली अपने एनर्जी को फ्लो नहीं करवाता, जबकि वो पैकेट पैकेट में अपने एनर्जी को फ्लो करवाता है। उस एक पैकेट का नाम दिया गया क्या? फोटोन। तो फोटोन इज नॉट पार्टिकल, इट इज पार्टिकल लाइक। समझे आप? और फोटोन का मतलब हो जाता है, फोटोन का मतलब हो जाता है उतना जितने का एनर्जी कितने के बराबर हो? एच न्यू। ठीक है, याद रखिएगा। फोटोन का और भी नाम है, फोटोन का नाम है क्वांटम। जी हां, बिल्कुल, यहीं से शुरू होता है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, चलिए इतना आप अच्छे से जो भी आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे क्या? चैप्टर की ओर। तो चैप्टर, एक्चुअली में चैप्टर का थीम समझ गए। चैप्टर अब पूरे सेशन में यही प्रूव कराने का कोशिश करेगा कि लाइट एक वेव नहीं, वेव ही नहीं, बल्कि पार्टिकल का भी नेचर एग्जिबिट करता है। यानी पूरे चैप्टर में वो यही दशा बताता रह जाएगा कि लाइट के पास पार्टिकल का भी नेचर रहता है। ठीक है, ओके। तो हमारा मोटो याद रखिएगा कि मैंने को क्या साबित करना है कि किसी भी लाइट के पास वेव के साथ साथ मैटर का भी नेचर है। इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज, वी नीड टू प्रूव दैट along with having all the wave nature of light, light also possesses momentum and kinetic energy। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ना। एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया? हर्ट्ज ने किया। याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। बहुत सिंपल सा इसमें अरेंजमेंट है, आप भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इस पार्ट को थोड़ा सा बस ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए क्या है, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, लाइन से सुनिए। एक वैक्यूम ट्यूब है, दो प्लेट्स है, एक का नाम C फॉर कैथोड दे दिया गया है, एक का नाम A फॉर एनोड दे दिया गया है, और ये एरो का मतलब है लाइट। अब लाइट आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? एनर्जी आ रहा है। और लाइट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? H न्यू। ठीक है, और हम इसके बारे में बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं। चलिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कनेक्शंस कुछ ऐसा किया गया है। यहां पर इस पार्ट का नाम है कम्यूटेटर। इट इज वेरी मैकेनिकल, है ना। इट इज अरेंज्ड इन मैकेनिकल सेंस। इसमें कुछ भी डिजिटल या फिर कुछ भी बहुत भयानक चीज नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं वोल्टेज मैनेज करने के लिए रियोस्टेट है, ठीक है। और फिर वोल्टेज देने के लिए सेल है, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है पैरेलल में, और करंट मेजर करने के लिए एम मीटर है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए ध्यान से। कनेक्शन कुछ इस तरह दिया गया है कि इसको बनाया गया है पॉजिटिव, इसको बनाया गया है नेगेटिव। ठीक है, कैसे देखते हैं? चलिए, ये पॉजिटिव है, यहां से ऐसे करके आएगा। अब मुझे किसको पॉजिटिव देना है? इसको पॉजिटिव देना है। तो कनेक्शन हम यहां पर कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। हम कनेक्शन कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। एक की की तरह है ये, है ना, की। तो ऐसा करके जाएगा, इधर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और सिमिलरली अगर इसको इससे जोड़ दिया जाए और इसको इससे जोड़ दिया जाए तो नेगेटिव टर्मिनल से इधर से इसको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या वर्किंग है इसका। देखिए, वेरी सिंपल। यहां से लाइट आएगा, ठीक है, लाइट यहां से आएगा। अब लाइट जब यहां से आएगा तो क्या होगा? जैसा कि आप समझते हैं, इस प्लेट से, इस मेटल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो वो चले जाएंगे इस पॉजिटिव प्लेट के पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट के पास चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक पहुंच गया तो क्या मैं बोल सकता हूं सर्किट कंप्लीट हो गया? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके और इनके बीच में कोई कंडक्टिंग एलिमेंट नहीं है, कोई वायर नहीं है, फिर भी अगर यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाते हैं और बैटरी ऑलरेडी यहां पर कनेक्टेड है, तो क्या मैं बोल सकता हूं सर्किट कंप्लीट हो गया?
तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा, आपको यहां पर एक करंट मिलेगा। समझ में आ गया आपको? दैट्स ऑल माय डियर, दैट्स ऑल, बस इतना ही। लाइट गिरेगा मेटल प्लेट पे, मेटल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेगा एनोड प्लेट पे, और एनोड प्लेट पर पहुंच गया मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब एक्सपेरिमेंट हो गया। इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको कुछ बातों का यहां पर एक समझ क्रिएट करना होगा। क्या क्या? सबसे पहला, इस चीज को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द phenomenon in which when light of particular value of frequency falls on a metal cathode plate, electrons are emitted by the metal cathode plate and the electrons reaches the anode plate and so a current is developed in the circuit। समझे आप? ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की क्या कहानी है, एनर्जी का क्या कहानी है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहानी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सेशन 2 में। आप यहां तक सिर्फ इतना समझिए, इन शॉर्ट सेशन 1 का इन शॉर्ट क्या है कि लाइट वेव होते हुए भी एक पार्टिकल का नेचर एग्जिबिट करता है। लाइट अगर किसी भी मेटल प्लेट को मिले तो मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर वहां से एमिट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हर्ट्ज के द्वारा पहली बार आविष्कार किया गया था। ठीक है, सेशन 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़िए इसको अच्छे से।